हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ये जीवन की वास्तविकता है। Your life came with a roadmap the moment you were born. दिल में जब घंटियां बजने लगे तो डेफिनेटली वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। Today we sit down with Pandit Vashish to discover how using your chart as a guide can bring meaning to your past, clarity to your present, and direction for your future. अच्छे मुहूर्त में किया गया विवाह की लॉन्जेविटी अच्छी होती है। We discuss astrology as a tool of self-awareness. एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप लोगों को हील करते हो। What's most important is understanding the qualities you need in a partner and finding that energetic match with someone else. अगर लड़का ऐसा है जिसका माइंडसेट है धन कमाने का, ग्रो करने का, तो लड़की भी ऐसी होनी चाहिए। Today, I'm not as interested in finding out what's going to happen, but rather what can I do in this present moment to be the most grounded and aligned as possible. अपने अंदर परिवर्तन पैदा करना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। Because after all, our own agency and free will is our most powerful tool. और अगर कोई व्यक्ति अपने शादी का फैसला तब लें जब ये प्लैनेट्स फेवरेबल नहीं है। आज मैं आपके दर्शकों के लिए एक बड़ा प्यारा सूत्र बता के जाता हूँ। Hello and welcome back to another episode of Ask the Expert. Today I am very pleased to have a return guest on the episode, Pandit Vashish. Welcome. नए साल के शुरुआत में बहुत लोग प्लान करते हैं कि इस साल हमारे क्या गोल्स रहेंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इस साल अलग अलग राशियों के लिए? देखिए चंद्रा जी, ये जो ईयरली प्रेडिक्शंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी टोटल फेक है। Really? इसका अगर किसी व्यक्ति को अपने नेक्स्ट ईयर के बारे में समझना चाहता है तो बेटर है कि उन्हें अपने पर्सनल चार्ट को लेकर के किसी एक्सपर्ट से मिलने जाना चाहिए। अच्छा। बजाय कि ये जो हमारे टीवी चैनल्स पे या यूट्यूब चैनल्स पे ईयरली प्रेडिक्शंस होती हैं, अगर मैं सच मायने में कहूँ तो ये प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर ज़्यादा है। आप 10 प्रेडिक्शंस कीजिए, बेशक आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं मालूम है, वो कोई मैटर नहीं करता। आप कहिए कि हिंदुस्तान में इस बार एयरप्लेन क्रैश होगा, साल में 13 से 14 एयरप्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा, होना ही है। कोई बड़ा नेता जिसकी डेथ होगी, अब वो बताते तो है नहीं किसकी होगी, इतने बुजुर्ग नेता हैं हमारे देश में, किसी ना किसी की डेथ होती ही है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको कि कुछ लोग अपनी प्रेडिक्शंस कह करके एक प्रकार से, जिसको क्या कहना चाहिए, मार्केटिंग गिमिक टाइप की वो उपयोग करते हैं, बट ये ज्योतिष की हत्या है। अच्छा। पर मैं उसमें से ये कहूँगा जो वो नेगेटिव बात बोल रहे हैं ना, उसको नहीं मानना, बिल्कुल नहीं। उसकी जो पॉजिटिव मान लो कि नहीं? इस बार तुझे सक्सेस मिलेगी, इस बार तेरी शादी हो जाए, ये सब मान लेना, बाकी छोड़ देना। तो मैं टाइम पीरियड्स के बारे में और कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या किसी इंडिविजुअल के चार्ट में कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जिसके अंदर इंसान को बड़े फैसले करने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अपना लाइफ पार्टनर का चुनाव या फिर शादी का भी टाइम, क्या ये भी आपके चार्ट में नजर आ सकता है? डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसे समझ में आ जाए कि मेरा कौन सा समय अच्छा है, मेरा कौन सा समय खराब है। अगर हम शादी के ग्रह की बात करते हैं, शादी का मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उसके लिए वीनस यानी कि शुक्र ग्रह ही रेस्पॉन्सिबल होता है। पर शादी करवाने में राहु ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट हो जाता है, कुछ लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। और ये पापक ग्रह है, मतलब राक्षस ग्रह होता है ये एक प्रकार से। फिर भी जब हम किसी को कहते हैं भाई राहु की जो दशाएं हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनमें से कहीं पर भी अगर राहु है तो बहुत ज्यादा चांस है उस समय में शादी होने के। इसी प्रकार से राहु है जैसे, वैसे ही केतु भी उसमें बड़ा अच्छा रोल निभाता है। तो हमें समझना है कि शुक्र तो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं फॉर मैरिज। अगर किसी का शुक्र वेल प्लेस्ड है, इसका मतलब उसकी भावनाएं प्रबल हैं, वो मैरिज करना चाहता है। शादी को प्रमोट करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले शुक्र,
फिर गुरु, फिर चंद्रमा, फिर सूरज, फिर राहु, फिर केतु। ये सब शादी को प्रमोट करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अब वो हर व्यक्ति के होरोस्कोप के हिसाब से अलग अलग तरह से वो व्यवहार करते हैं। मून कोई भी रिलेशनशिप चाहने वाला ग्रह है, शुक्र रिलेशनशिप चाहने वाला ग्रह है, राहु अफेयर चाहने वाला ग्रह है। हमारे देश में प्रेम शब्द सबसे उपयोगी है कि हम रिलेशन को प्रेम के दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रेम भी दो प्रकार का है। एक प्रेम है सात्विक प्रेम, शुद्धता है उस प्रेम में। जैसे एक व्यक्ति अपने भगवान से प्रेम करता है, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, इसी प्रकार कोई लड़का किसी लड़की से या लड़की लड़के से प्रेम कर सकती है, शुद्ध प्रेम। और एक होता है आकर्षण वाला प्रेम, सिर्फ अट्रैक्शन है, लव नहीं है। जहां पर शुद्ध प्रेम की बात आती है वहां पर जुपिटर और सन दो ग्रह रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने शादी का फैसला तब लें जब ये प्लैनेट्स फेवरेबल नहीं है और वो किसी से मिले और उनका रिलेशन बन गया और उन्होंने फैसला किया कि जी हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंस? आज मैं आपके दर्शकों के लिए एक बड़ा प्यारा सूत्र बता के जाता हूँ। बहुत इजी टेक्निक है। आपको किसी कपल के मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी इसके लिए उनके खुद के होरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि उनकी डेट ऑफ मैरिज क्या है। ओके। आप जान के हैरान हो जाएंगे, डेट ऑफ मैरिज प्रेडिक्ट कर देती है कि इनकी मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, तो और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो द प्लेसमेंट ऑफ आप एक नहीं 100 कुंडलियां लगा करके देख लो जिनका डिवोर्स हो चुका है। उस दिन जिस दिन उनकी शादी हुई है उस दिन चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति की शादी होती है तो आज की अगर हमने होरोस्कोप बनाई और आज की डेट में चंद्रमा ट्रांजिट में शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, या आज अमावस्या का दिन है, कोई भी ऐसा जहां पर चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित हो जाए या किसी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो पति पत्नी की आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं इनका नहीं चलने वाला। या तो वे बहुत बुरी तरीके से उस मैरिज को चलाएंगे। इसीलिए हमारे देश में माता पिता एक शुद्ध मुहूर्त निकलवाना पसंद करते हैं। अच्छे मुहूर्त में किया गया विवाह की लॉन्जेविटी अच्छी होती है। और जो खास करके लोग कहते हैं चटमंगनी पट विवाह, चलो यार आज शादी कर लेते हैं, वो रिस्क है। वो लोग जिनको ये समझाया गया है कि आपकी कुंडली में मैरिज के प्लैनेट में गड़बड़ है, वो सारी बातों से ध्यान हटा करके फोकस करे उस दिन के मुहूर्त पर। जिस समय फेरे होंगे, जिस दिन फेरे होंगे आपके, वो उस एग्जैक्ट टाइम पर अगर आपने वो बेटर ले लिया तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपने सुना होगा दो तरह की धाराएं हमारे समाज में चलती हैं कि अरे हमारा देखो कोई कुंडली नहीं मिलाई या कुंडली मिलाई थी, पंडित जी ने कहा गुण बहुत कम मिल रहे हैं, मात्र 18 नंबर पे ही मिल रहे हो, ये कोई बहुत बेटर मैच नहीं है, पर हमें 20 साल हो गए, हमें 30 साल हो गए, हमारी मैरिज तो अच्छी चल रही है। अगर हम उन लोगों की डेट ऑफ मैरिज का उस दिन का चंद्रमा की पोजीशन देखें तो बेटर मिलेगी। इसलिए 18 गुणों पे या 19 गुणों पर भी उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है। जिन लोगों के बारे में ये प्रेडिक्शन थी कि भाई आपके तो 32 नंबर्स मिल गए आउट ऑफ 36, तुम्हारे तो मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, और वो डिवोर्स लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं या उनका डिवोर्स हो गया है। So that's interesting because मतलब कितने लोग कुंडली मिलाते हैं और वो फैसला करते हैं कि चलो कुंडली मैच नहीं हो रही है तो नहीं करनी चाहिए शादी, बट आप कह रहे हैं कि दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है। कुंडली मिलान करने से हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि हमारे किस एरिया में प्रॉब्लम है। देखो हर एक इंसान में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या हमारी कुंडली हमें ये बता सकते हैं कि हमारे पार्टनर में कैसी क्वालिटीज होने चाहिए जो हमारे नेचर को सूट करें? कहावत है मारवाड़ियों के बीच में कि शादी ऐसे दो लोगों के बीच में होनी चाहिए जैसे चौखट मिलते किवाड़। चौखट दरवाजा, चौखट और दरवाजा जब आपस में मिलते हैं तो एक परफेक्ट मैच बन जाता है। हर इंसान के लिए परफेक्ट मैच की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है।
अगर लड़का ऐसा है जिसका माइंडसेट है धन कमाने का, ग्रो करने का, तो लड़की भी ऐसी होनी चाहिए कि उसे धन चाहिए, ख्वाब वाला धन नहीं। ख्वाबों में तो हर किसी को चाहिए, पर क्या वो लड़की अमीरी को लाइक कर रही है? या वो लड़की कहती है नहीं, जैसा हमें वैसा ही गुजारा करेंगे, हम जितना होगा उतने में ही हम गुजारा कर लेंगे, एम्बिशियस नहीं है, तो वो लड़की उसके लिए नहीं है। उसको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम कहते हैं परफेक्शन तो मिलती ही नहीं। लड़के को एक्सरसाइज बहुत पसंद है, वो जिम जाता है। अब लड़की को भी ऐसा ही लड़का अगर मिल जाए कि जो वो लड़की भी जिम जाती हो, लड़का भी जिम जाता है, तो दोनों के पास एक कॉमन टारगेट है। अब एक व्यक्ति बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों में झगड़े होंगे ही होंगे। तो आप कह रहे हैं कि नेचर एकदम सिमिलर, नेचर नहीं, होना चाहिए? नेचर नहीं, नेचर का सेम होना बहुत खराब है। नेचर सेम नहीं होना चाहिए, टारगेट सेम होनी चाहिए। अगर एक लड़की बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अब उसको एक ऐसा लड़का चाहिए जो थोड़ा सा बोल्ड है, जो सेम टू सेम उसकी तरह इमोशनल नहीं है, पर वो जब भी ज्यादा इमोशंस में आती है और रोने का उसका मन करता है, अगर वो लड़का उसको उस समय बूस्ट देता है, उसको एक मोटिवेशन देता है और कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे किस बात की चिंता है, वो लड़का उसके लिए बेस्ट है। एस्ट्रोलॉजी और आपका चार्ट एक टूल है ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। यस, एस्ट्रोलॉजी आपको आप ही की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों समझा रही है। स्पीकिंग ऑफ द वीक पार्ट, आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि जितने भी दोष है आपके चार्ट में उसके रेमेडीज होते हैं या नुस्खे होते हैं टू एड्रेस इट, राइट? तो आई वांट टू नो लाइक क्या ये रेमेडीज मेरी शादी, मेरी मैरिड लाइफ या फिर पार्टनर ढूंढने में वाकई में हेल्प कर सकते हैं? सबसे बड़ी रेमेडीज तो है अंडरस्टैंडिंग। हमें समझ ही आ गया है ये दोष है क्या, और इस दोष के साथ हमें कितना अपने आप को चेंज करना है। अपने अंदर परिवर्तन पैदा करना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती हैं हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। पर लोग सेकंड वाली रेमेडीज की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं और पहली रेमेडीज को क्रॉस लगा देते हैं। बिना पहले पार्ट के सेकंड पार्ट अधूरा है। बिना अपने अंदर परिवर्तन पैदा किए आपके लिए सेकंड पार्ट कोई खास मायने नहीं रखता। हाँ, सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूर मिल जाता है, या वो कहते हैं फीलिंग वेल वाली बात आ जाती है, प्लेसिबो इफेक्ट्स आप समझ सकते हो कि मैं यार रेमेडी कर रहा हूँ तो ठीक चल रहा है, तो वो ठीक ही उनको फील होता है। कई बारी लाइफ में ऐसे होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं जिनसे हमें इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगता है और इतना क्विकली बॉन्ड आ जाता है कि हमें लगता है कि शायद हम इनको किसी पास्ट लाइफ से जानते होंगे। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ऑफ कार्मिक कनेक्शन विद समवन एल्स, और अगर है पास्ट लाइफ कनेक्शन तो क्या वो ज़रूरी है कि वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलेगा? डेफिनेटली, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो वास्तव में ये चीज़ है। अचानक से मिले और अचानक से कुछ, वो कहते हैं ना, दिल में घंटियां बजने लगी। वो दिल में जब घंटियां बजने लगे तो डेफिनेटली वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। बट क्या उससे शादी करना ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। 90% केस में तो वो घटना घटती ही नहीं है शादी वाली। सिर्फ वो जीवन में आते हैं, कुछ समय तक वो कहते हैं कर्मा रिसेटल करते हैं और वो चले जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे केस होते हैं। लड़का कहता है जी मुझे लड़की ने छोड़ दिया, लड़की कहती है मुझे लड़के ने छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया, तो बहुत एक दूसरे को चाहते थे, ऐसा क्या हो गया, हमें तो समझ में ही नहीं आया, ऐसा तो कोई बड़ा इशू भी नहीं हुआ हमारे बीच में, अब संपर्क ही नहीं रखना चाहते हमारे साथ, ऐसा क्या हो गया। ये सब पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपको अपना गणित रीसेटल करने के लिए आया था। अक्सर एक योग होता है जिसमें ये माना जाता है कि आपने पिछले जीवन में चीट किया है किसी को, अब वही सॉल आकर के आपको इस जन्म में मिलती है किसी ना किसी रूप में और वो आपको चीट करती है। इसे ही हम कहते हैं भाई कर्मों का भुगतान हो रहा है। तो डेफिनेटली जो भी हमारे जीवन में है
इनसे सभी से हमारा एक कार्मिक कनेक्शन है, चाहे वो मैरिज पर्पज से हो या हमारे भाई बहनों के रूप में हो या हमारे फ्रेंड्स के रूप में हो। कोई फ्रेंड हमारे जीवन में आता है स्कूल में, कोई आता है कॉलेज में और कोई आता है जॉब में। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं बड़े पॉजिटिव वे में, और कुछ लोग आते हैं और इतना प्यार जताते हैं कि लगता है कि पता नहीं कितने बरसों बरसों से हमारे संबंध है, और जब भागते हैं तो ऐसे भागते हैं कि गधे के सिर पे से सींग। ऑन अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो अभी आजकल समाज में चल रहा है, और वो है न्यूमरोलॉजी जी। तो कितनी बारी हमें कहा जाता है कि आप जिससे शादी करोगे उनका नाम आर से स्टार्ट होगा, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ 6 होगा, इतने लेटर्स होंगे उनके नाम में। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, और हमें उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए व्हेन फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर? मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। ओके बहुत अच्छा टाइम पास है। न्यूमरोलॉजी एक वाइब्रेशन है, हर नंबर के साथ एक वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है। वाइब्रेशंस में एक एनर्जी जुड़ी हुई है, पर आपको इस नंबर वाले से शादी करनी चाहिए, इस नंबर वाले से नहीं करनी चाहिए, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। नंबर एक एनर्जी है। अगर मैं 3 नंबर का आदमी हूं तो इससे मुझे मेरे बारे में ये पता चल सकता है कि इसकी काफी हद तक लाइकिंग्स किस लेवल पे है, किस लेवल पे नहीं है। पर हाँ, नाम बदल देने से, मोबाइल नंबर बदल देने से, मकान नंबर बदल दें, ये कुछ नहीं होता है। जिन लोगों ने नाम बदलवाए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे पास आते हैं जी हमने 5 साल पहले नाम बदलवा लिया, पर दशाएं अभी तक खराब चल रही हैं। जिस व्यक्ति की का समय अच्छा चल रहा है उसका आपने नाम बदला या नहीं बदला, कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, मनमोहन सिंह पूरे देश में कोई एक नाम नहीं था। हमारे हर शहर में, हर गांव में एक मनमोहन सिंह मिल जाएगा, पर हिंदुस्तान को एक प्रधानमंत्री भी मिला जो देश ने 10 साल तक सत्ता संभाली। एक नरेंद्र कोई पहला और न्यारा नाम नहीं है। नरेंद्र नाम के आपको हर शहर में मिल जाएंगे।